बस स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, बस एक आध मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? एक बता दें व्हाट्सएप पे जरा, अगर काइंडली। ओके। स्टार्ट करें। एक आध मिनट वेट कर रहा हूँ जरा, स्टूडेंट्स कुछ बच्चे आ रहे हैं इस वजह से। चलें, स्टार्ट कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। एक बहुत पुराना स्टैंडर्ड है जो आप सबने लाइफ में पढ़ा हुआ है। F3 लेवल पर भी आपने ये पढ़ा है, F8 लेवल पे भी आता है, ये F7 में भी आता है, P2 में भी है, P7 में भी एग्जामिन होता है, ICW में भी एग्जामिन होता है, यानी हर तरफ एग्जामिन होता है। इवन इंटरव्यू टेबल पे भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि ये स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करें, हम पहले एक बेसिक, बहुत बेसिक बात ये करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी बनाती है ना, उसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव, बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन टू यूजर। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मकसद है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर्स को। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद है। ठीक। और इंफॉर्मेशन के बारे में आप सबने सुना हुआ है कि इंफॉर्मेशन वही काम की है जो राइट टाइम पे मिले। एक बार टाइम गुजर गया और इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो इंफॉर्मेशन बासी हो जाती है, वो इंफॉर्मेशन में इतनी जान नहीं रहती है, नहीं फिर वो अपना मकसद पूरा नहीं करती। तो आपने इंफॉर्मेशन के बारे में बात सुनी है कि इंफॉर्मेशन वही काम की जो टाइम पे मिले, टाइमलीनेस ये इंफॉर्मेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, राइट। तो ये बात पहले जहन में रखना इस आईएएस को पढ़ने से पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मकसद इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, और इंफॉर्मेशन वही अच्छी है जो राइट टाइम पे मिले। ठीक है। अब जरा गौर से बोर्ड पे देखें, आपके सामने एक अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है, 1 जनवरी 08 टू 31 दिसंबर 08। सही है, ये वाला साल ही हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। देखो नजर आ रहा है 1 जनवरी 08 टू 31 दिसंबर 08। जब ये साल पूरा गुजर जाता है ना, तो हम अकाउंटेंट को बुलाते हैं और हम अकाउंटेंट को कहते हैं कि इस गुजरे हुए साल के अकाउंट्स बनाओ। ठीक है। तो अकाउंटेंट इस गुजरे हुए साल के अकाउंट्स बनाना शुरू करता है। तो अब ये एक छोटी मोटी कंपनी तो होती नहीं, जैसे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि यूं 1 मिनट में टाइप किया और यूं एक्सेल चलाया और बैलेंस शीट टाइप कर दिया और आधे घंटे में सवाल सॉल्व हो गया। नहीं, जब 31 दिसंबर 08 को वो अकाउंट्स बनाना शुरू कर रहा है, तो बेटा याद रखना कि अकाउंट्स बनाने में टाइम लगते हैं। बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनाने में बहुत सारे काम होते हैं। फिक्स एसेट की वैल्यूएशन हो रही होती है, आपका दर इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो रही होती है, डेप्रिसिएशन हो रही होती है, रिसीवेबल्स पे काम करना पड़ रहा होता है, और 10 किस्म के मसाइल होते हैं। और यकीन करें इसी बीच में फाइनल ऑडिट भी हो रही होती है, इसी बीच में फाइनल ऑडिट भी हो रही होती है। ठीक है। तो अगर 31 दिसंबर 08 को अकाउंट्स बनाना ये लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो वो अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं, समझ लो, लेट अस से मैं एक अंदाजन बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 09 को या 15 अप्रैल तक फाइनल होते हैं। तो जब वो फाइनल होते हैं ना 31 मार्च 09 को, तो फिर वो साइन ऑफ करता है, बोर्ड उसे साइन ऑफ करता है और अप्रूव कर देता है, साइन ऑफ करके अप्रूव कर देता है, और फिर उसे ऑथराइजेशन फॉर इशू कर देते हैं कि अब वो
प्रिंट होके शेयर होल्डर के घर जाएंगे, प्रिंट होके शेयर होल्डर के घर जाएंगे। इसका मतलब तवज्जो, इन्वॉल्व, कि ये जो 31 दिसंबर 2008 वाला साल था ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 वाला साल था ना, इस साल के अकाउंट शेयर होल्डर के घर कब जाएंगे? 31 मार्च 09 के बाद, 31 मार्च 09 के बाद। हाँ, 31 दिसंबर 2008 वाले साल के 31 दिसंबर 2008 वाले साल के अकाउंट शेयर होल्डर के घर कब जाएंगे? सोचो, 31 मार्च 2009 को। तो अगर इन 3 महीनों में हमें कोई बात और नहीं पता लग जाए लास्ट ईयर की, इन 3 महीनों में अगर हमें लास्ट ईयर की कोई बात पता लग जाए तो अकाउंट्स में अमेंड हो सकती है ना? नहीं समझे? मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। 31 दिसंबर 2008 वाले साल के अकाउंट शेयर होल्डर के घर कब जाएंगे? 31 मार्च 09 के बाद। तो इन 3 महीनों में अगर हमें कोई बात पता लग जाए तो वो हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल सकते हैं ना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अभी गई नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 31 मार्च 09 के बाद जाएगी। हाँ, तो अब ये आईएएस इन्हीं चीजों में तो डील करता है कि इन 3 महीनों में जो हमें नई बातें पता लगती हैं, इन 3 महीनों में जो हमें नई बातें पता लगनी है वो हमने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह डालनी है। जो पिछले साल के गुजरे हुए साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें किस तरह उसको इनकॉर्पोरेट करना है, जो कि शेयर होल्डर के घर जा रही है 31 मार्च 2009 के बाद। तो बच्चे ने कहा, एक मिनट, इन 3 महीनों में जो बातें आपको पता लग रही हैं वो आप इस गुजरे हुए साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों डाल रहे हैं? अगले साल डाल दीजिएगा। तो मैंने आपको फौरन से बोला, मैंने कहा एक मिनट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मकसद इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मकसद क्या है? यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और इंफॉर्मेशन जितना जल्दी मिले उतना अच्छा है। इंफॉर्मेशन जितना जल्दी मिले उतना अच्छा। साला 1 साल बाद तुम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो वो तो आउटडेट हो चुकी होगी, कचरा हो चुकी होगी। तो इसीलिए अभी अभी प्रोवाइड करनी है, ठीक है? तो अब ये आईएएस इन 3 महीनों के इवेंट में डील करता है। 3 महीने नजर आ रहे हैं, ये 3 महीने नजर आ रहे हैं। इन 3 महीनों के इवेंट्स को पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह शामिल करना है, किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है, ये हमें आईएएस 10 बताएगा, ठीक है? अब देखो, ऊपर मैंने टाइप की हुई एक चीज लिखी हुई है स्क्रीन पे, देखो, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड इवेंट विच कुड बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। अब याद रखना, इसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों इवेंट्स हो सकते हैं इन 3 महीनों में। सिर्फ कोई यहाँ प्रूडेंस की बात नहीं हो रही कि बुराई रिपोर्ट करेंगे, फेवरेबल अनफेवरेबल इवेंट दोनों हो सकते हैं 3 महीने के। दैट अकर्स बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। सही है, यानी जिस दिन साइन ऑफ होते हैं। तो अब ये इन दोनों डेट्स के बीच के इवेंट्स की बात हो रही है। अब स्टैंडर्ड ने उन इवेंट्स को 2 हेड्स में डिवाइड कर दिया है। स्टैंडर्ड ने, आईएएस 10 ने उन इवेंट्स को 2 हेड्स में डिवाइड कर दिया है। पहले इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। पहले इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग इवेंट्स। और दूसरे इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। सही, सादा लफ्जों में एडजस्टिंग इवेंट्स की डेफिनेशन क्या बताऊं? कि जिसकी वजह से पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम चेंज कर देंगे। वो जो दिसंबर 2008 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको चेंज करेंगे, बाकायदा उसमें एडजस्टमेंट पास कर देंगे, उसमें एंट्री एडजस्ट कर देंगे। वो एडजस्टिंग इवेंट्स है। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या है? कि देखो नीचे लिखा होगा, लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉन्ट बी एडजस्टेड। लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉन्ट बी एडजस्टेड। फिर बोल रहा हूं, एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिसकी वजह से पिछले वाले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी वो चीज उसमें डाल देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे, एंट्री पास कर देंगे। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो हैं कि जिनको हम लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक बात आंखें खोल के सुन लो, उसका सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे। पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी एंट्री वगैरह कुछ नहीं बनेगी, सिर्फ डिस्क्लोजर बनेगा। ओनली डिस्क्लोजर इफ मटेरियल ट्रांजैक्शन, ओनली डिस्क्लोजर इफ मटेरियल ट्रांजैक्शन, ओनली डिस्क्लोजर इफ मटेरियल ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन मटेरियल होगी तो हम उसका डिस्क्लोजर देंगे, इममटेरियल होगी तो फिर डिस्क्लोजर देने की जरूरत भी नहीं है, फिर डिस्क्लोजर देने की जरूरत भी नहीं है। अब बच्चे ने बड़े प्यार से पूछा, सर ये तो बताएं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से इवेंट्स एडजस्टिंग इवेंट्स हैं और कौन से इवेंट्स नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं, कौन से एडजस्टिंग इवेंट्स हैं और कौन से नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं। बहुत सिंपल सी तारीफ है, सिंपल सी डेफिनेशन है, और फिर मिसालें आराम आराम से एक एक करके मिसाल देता हूं, आप लोग होश में रहेंगे, समझ जाएंगे। एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं, देखें बेटा स्क्रीन को देखें, जो हुए ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले। देखो मेरे पेन मूव कर रही है, जो हुए
तो ईयर एंड के बाद हैं और साइन ऑफ से पहले हैं, लेकिन उनके होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी, उनके होने के चांसेस ईयर एंड पर एग्जिस्ट करते थे, उनके होने की एविडेंस ईयर एंड पे मौजूद थी। फिर बोल रहा हूं, एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो हुए ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले हैं, लेकिन उनके होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती है, उनके होने के चांसेस ईयर एंड पर एग्जिस्ट करते हैं, उनके होने की एविडेंस ईयर एंड पे मौजूद है। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। बच्चे ने कहा सर जी प्लीज एग्जाम्पल देके बात समझाएं। मैंने कहा बहुत सारी एग्जाम्पल है, पहली एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बैड डेट्स की। पहली एग्जाम्पल है बैड डेट्स रिटन ऑफ से स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जाम्पल यहाँ प्रॉपर आपको रिटन समझाता हूँ, सुनो सामने देखें। बेटा लेटेस्ट से हुआ क्या, हमने 15 नवंबर 2008 को एक क्रेडिट सेल की। हमने 15 नवंबर 2008 को क्या की बोलो, एक क्रेडिट सेल्स की, सही है। और हमने अपने कस्टमर को 1 मंथ का टाइम पीरियड अलाउ किया। तो 15 नवंबर को क्रेडिट सेल की तो 1 मंथ कंप्लीट कब होता है, 15 दिसंबर 08 को 1 मंथ कंप्लीट होगा। फिर सुनो भाई, हमने अपने क्रेडिट सेल्स किए 15 नवंबर 2008 को और कस्टमर को 1 महीने का टाइम दिया है। तो जरा सोचो कस्टमर ड्यू कब हुआ होगा, 15 दिसंबर को ड्यू हो गया होगा। कस्टमर को पेमेंट तुरंत 15 दिसंबर को कर देनी चाहिए थी, क्योंकि 15 दिसंबर 08 इज द ड्यू डेट। लेकिन हुआ ये कि कस्टमर डिडंट पे ऑन 15 दिसंबर 08, कस्टमर ने 15 दिसंबर 08 को पेमेंट नहीं की और बिल आखिर मैंने उनको 12 जनवरी को राइट ऑफ किया। यहाँ 12 जनवरी 09 को मैंने अपने कस्टमर को यहाँ राइट ऑफ किया है, यहाँ राइट ऑफ किया है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं असल में राइट ऑफ किया कब है, ईयर एंड के बाद। असल में राइट ऑफ कब किया है, ईयर एंड के बाद। असल में राइट ऑफ ईयर एंड के बाद किया है, सही है। और इवेंट क्या हुआ ईयर एंड के बाद, वो भागा है। भागा है ना, राइट ऑफ का मतलब वो भाग गया। अब मैं एक बात बोलूं, इसके होने के चांसेस ईयर एंड पे मौजूद थे, इस भागने के, इस बैड डेट के होने के चांसेस ईयर एंड पे मौजूद थे। दलील दूं, दलील सुनो, बताओ ड्यू डेट क्या थी, 15 दिसंबर 08 ड्यू डेट थी, यानी 15 दिसंबर 08 वाले दिन उसने पे कर देना चाहिए था, लेकिन उसने 15 दिसंबर को पे नहीं किया ना। और बेटा ईयर एंड हमारा कब है, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को वो 16 दिन का गुनहगार हो चुका होगा भाई। 15 दिसंबर 08 इज द ड्यू डेट, लेकिन उसने 31 दिसंबर तक पेमेंट नहीं की। इसका मतलब 31 दिसंबर की शाम को वो 16 दिनों का गुनहगार हो चुका होगा, वो 16 डेज का डिफॉल्टर हो चुका होगा। तो जो बंदा 16 डेज का डिफॉल्टर होता है उस पर शक करते हैं ना, जो बंदा 16 डेज का डिफॉल्टर होता है उस पर शक करते हैं ना कि वो पेमेंट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ईयर एंड पर भागने की कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ना, और वही काम तो ईयर एंड के बाद हुआ। ईयर एंड पर भागने की कंडीशन एग्जिस्ट करती थी और वही काम ईयर एंड के बाद हुआ। तो बेटा दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, इसको ईयर एंड पर एडजस्ट कर देंगे, इसको ईयर एंड पर एडजस्ट कर देंगे, एंट्री बना देंगे बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, सही। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो हुए ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले, लेकिन उनके होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती है। हाँ भाई बोलो जवानों, पहली एग्जांपल हो गई। चलो अब उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देता हूं, इन्वेंट्री सोल्ड। सेकेंड एग्जांपल है, देखो ये सारी जो एग्जांपल है ना, ये वाली पहले एक जो एडजस्टिंग इवेंट के नीचे पूरा कॉलम है ना, वो सारा एडजस्टिंग का कॉलम है। देखो अब इन्वेंट्री सोल्ड आफ्टर द ईयर एंड फॉर लेस देन कॉस्ट। इन्वेंट्री सोल्ड आफ्टर द ईयर एंड फॉर लेस देन कॉस्ट। लेस देन कॉस्ट का मतलब लॉस, लेस देन कॉस्ट का मतलब लॉस, कॉस्ट से कम में बिकी तो लॉस हुआ, ठीक है। चलो मैं ये मिसाल अब आपको नीचे जाके देता हूँ, इधर आ जाओ भाई। क्या हुआ बेटा, हमारे पास ईयर एंड पर इन्वेंट्री पड़ी थी, हम इन्वेंट्री खरीदते थे 100 रुपए की, हम लोग इन्वेंट्री खरीदते थे 100 रुपए की, लेकिन क्या हुआ, कि ईयर एंड पर क्या हुआ कि हमारे ईयर एंड पर इन्वेंट्री गिर गई,
क्या हुआ कि ईयर एंड पर हमारे लड़कों के हाथों से इन्वेंट्री गिर गई तो डैमेज हो गई, तो डैमेज होने की वजह से इन्वेंट्री की वैल्यूज कम हो जाती है, यानी फिर वो सस्ते में बिकती है। तो ईयर एंड पर उसकी प्राइस हो गई, यहाँ सेलिंग प्राइस हो गई 70 रुपए, और वाकई फिर ईयर एंड के बाद यहाँ 15 जनवरी 09 को वो बिकी है, सोल्ड फॉर 70 की बिकी है। सोल्ड फॉर कितने की बिकी है? 70 की बिकी है। अब देखो भाई, इवेंट तो हुआ ईयर एंड के बाद, ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री सस्ती बिकी है ना, ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री सस्ती बिकी है, हाँ, लेकिन उस सस्ती बिकने की वजह ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ईयर एंड पर वो डैमेज हो चुकी थी, ईयर एंड पर वो डैमेज हो चुकी थी। तो डियर स्टूडेंट ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, सही, क्योंकि बेटा वैल्यू गिरने की वजह ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी, और आपको पता है इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर, तो अब आप ईयर एंड पर 100 की जगह 70 पे रिकॉर्ड करोगे, तो ये 30 रुपए का लॉस ईयर एंड पर बुक हो जाएगा, ये 30 रुपए का लॉस ईयर एंड पर बुक हो जाएगा, सही। अब इस चीज को आईएएस ने बहुत अच्छी तरह समझाया, मैंने तो आपको यूं बता दिया ना कि ईयर एंड पे इन्वेंट्री गिर गई थी, तो हमने ईयर एंड पर एडजस्ट कर दिया। आईएएस ने क्या बोला बताऊं? बोला यार आप एक चीज सोचो, आपने 100 रुपए की इन्वेंट्री ली थी, आपने 100 रुपए की इन्वेंट्री ली थी, और ईयर एंड के बाद कितने की बिकी है? 70 की बिकी है। ईयर एंड के बाद कितने की बिकी है? 70 की। इसका मतलब वैल्यू गिरी है ना भाई, 100 रुपए की लेकर आपने बेची 70 की ईयर एंड के बाद, इसका मतलब वैल्यू गिरी है ना। तो आईएएस ने ऑडिटर को ये हिदायत दी है कि बीच के जो 15 दिन है ना नजर आ रहे हैं, इन 15 दिन की एक एक चीज देखो, इन 15 दिन का एक एक इवेंट देखो कि कहीं वैल्यू गिरने की वजह इन 15 दिनों में तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर वैल्यू इन 15 दिनों में गिरी है ना, तो इसका मतलब ये नॉन एडजस्टिंग है। अगर वैल्यू ईयर एंड के बाद के दिनों में गिरी है तो ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग है। लेकिन अगर वैल्यू गिरने की वजह इन 15 दिनों में एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब वैल्यू पहले ही गिर चुकी है, इसका मतलब वैल्यू पहले ही गिर चुकी है, और फिर ये एडजस्टिंग इवेंट है, फिर ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है, सही, सही, पक्की बात। तो बेटा ये सेकंड एग्जांपल थी। अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना, मेरी जो स्क्रीन शेयर हो रही है सबको नजर आ रही है बेटा? मेरी जो स्क्रीन शेयर हो रही है वो सबको नजर आ रही है? हाँ भाई, ओके। अब मैं F7 का एक बहुत पुराना एक बार पास पेपर आया था, अब तो वो नई किट्स में है भी नहीं, उसमें उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त किस्सा सुनाया था, जबरदस्त किस्सा है, जिसमें एक ही सवाल के अंदर, एक ही एडजस्टमेंट के अंदर थोड़ा एडजस्टिंग था, थोड़ा नॉन एडजस्टिंग था, एक ही एडजस्टमेंट के अंदर थोड़ा नॉन एडजस्टिंग था, और थोड़ा एडजस्टिंग था, थोड़ा एडजस्टिंग था, थोड़ा नॉन एडजस्टिंग था, और थोड़ा एडजस्टिंग था। अब वो किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, और पूरा कुक करके पका के स्टोरी सुनाऊंगा, जरा अटेंशन रखिएगा तो मजा आएगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो, यही इस इन्वेंट्री के ऊपर है। देखो क्या था कि हम लोग जो है ना, हम लोगों का काम था, हम लोग पेपर्स मैन्युफैक्चर करते थे। आपने वो पेपर्स देखे, A4 साइज के जो पेपर्स होते हैं यार, जो प्रिंटिंग के पेपर्स वगैरह होते हैं, ये मैन्युफैक्चर करके हम लोग बेचते थे, ठीक है। अच्छा, हमारा उसूल क्या था बेटा? हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट पड़ती थी 52 रुपीज की, हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट हमेशा 52 की पड़ती थी, और हम इन्वेंट्री को बेचा करते थे, इन्वेंट्री को बेचते थे 75 रुपए में। फिर सुन लो, हमें हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट पड़ती थी 52 की, हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट पड़ती थी 52 की, और हम इन्वेंट्री को बेचा करते थे 75 रुपीज में, सही। तो प्रॉफिट में थे, हर बंदा नफे में काम करता है बेटा, इंसान सुबह घर से निकलता ही नफा कमाने के लिए, घर से निकलता ही नफा कमाने के लिए, हाँ, सही। तो हम लोग भी नफे में थे, बहुत अच्छे। अब क्या हुआ, मैं ईयर एंड पर अपनी ऑफिस में बैठा था, अब देखो मैं पूरी कहानी सुना रहा हूँ, कुक करके, कान खोल के सुनो, कानों पे जोर दो। मैं ईयर एंड पे अपनी ऑफिस में बैठा था, टाइपिंग कर रहा था, ईयर एंड पे अपनी ऑफिस में बैठ के टाइपिंग कर रहा था, तो ऐसे ही मैंने प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया ना, तो प्रिंटर ने मुझे एरर दिया, बोला पेपर तो डालो, पेपर ही नहीं है। तो अच्छा, हमारा तो काम ही पेपर्स का था, तो मैंने अपने असिस्टेंट को बोला, यार जाके यार नीचे स्टोर रूम में जाओ और एक एक गड्डी उठा के ले आ, एक पेपर का बंडल उठा के ले आ जा।
तो असिस्टेंट भागा भागा स्टोर रूम गया और उसने जैसे ही स्टोर रूम खोला ना और पैर अंदर डाला तो पैर उसका भीग गया, क्योंकि स्टोर रूम में पानी भरा हुआ था। स्टोर रूम में पानी भरा हुआ था। तो असिस्टेंट एकदम डर गया, क्योंकि उसको पता है हमारा तो पेपर का काम है और अंदर रूम में पानी भरा हुआ है और पानी और पेपर की पुरानी दुश्मनी है। आपको पता है जब बारिश आती है तो बुक्स इतनी बड़ी बड़ी फूल जाती है, अगर कोई बुक्स भीग जाए तो फूल जाती है, पानी पी जाती है, पेपर पानी पी लेता है। हाँ, तो उसने शोर मचा दिया, उसने कहा भाई हम तबाह हो गए, हमारे स्टोर रूम में पानी भरा हुआ है, हमारा सारा स्टॉक तबाह हो गया। हम सब भागे भागे वहां गए, हम सब भागे भागे वहां गए तो वहां देखा वाकई है। तो अब लोग जो बिल्कुल नेगेटिव सोचते थे ना, उन्होंने कहा ये तो सारा स्टॉक तबाह हो गया, उठा के बाहर फेंक दो, सारा स्टॉक तबाह हो गया, स्टॉक उठा के बाहर फेंक दो। तो एक बच्चा उसमें बड़ा चालाक था और बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बच्चा था, अच्छा सोचता था। उसने कहा यार एक काम करो, पहले ये पैकेट्स खोल के तो देखो अंदर हुआ क्या है। तो जब मेरी तरफ स्क्रीन पे देखें, जब ये जब ये पैकेट्स खोल के देखे गए ना, सामने देखें, जब ये पैकेट्स खोल के देखे गए ना, तो मेजॉरिटी पैकेट्स ऐसे थे जिनकी सिर्फ कोने साइड्स भीगी थी। मेजॉरिटी ऐसे पेजेस थे जिनकी सिर्फ साइड्स भीगी थी। तो उस बच्चे ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। मैंने कहा क्या? तो बोला सर मेजॉरिटी पेपर्स की साइड्स भीगी हैं, हमारे पास कटिंग मशीन है, उन साइड्स को कटवा लेते हैं, तो बीच वाला पेपर तो साबुत है ना, वो बिल्कुल सही है, बीच का हिस्सा सही है। तो बोला बेशक बड़े पेजेस में बड़े प्रिंट आउट नहीं निकलेंगे, शनाख्ती कार्ड ही प्रिंट हो जाएगा, तो हमारे पेपर स्टिल बिक जाएंगे। यानी यार मैं स्केच बना रहा हूँ, देखो ये देखो, ये पूरा पेज है, उसकी साइडें भीगी हुई थी, देखो आप स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन शेयर हुई हुई है, उस पेज की साइड्स भीगी हुई थी। तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर एक काम करें, पेपर को बीच में से कट करें, पेपर को बीच में से कट करें, बीच का हिस्सा तो बिल्कुल साबुत है ना, तो वो बेच देंगे। तो मैंने कहा जबरदस्त यार, क्या सबने कबूल कर लिया इसका आइडिया। तो अब जब पेपर को कट करा तो छोटे पेपर में कन्वर्ट हो गया। बेटा बड़ा पेपर 75 रुपए का बिकता था, छोटा पेपर बिकेगा, छोटा पेपर रिवाइज्ड इधर देखो, रिवाइज सेलिंग प्राइस है 50 रुपए। अब बताओ बेटा, इन्वेंट्री मैंने खरीदी थी 52 की, इन्वेंट्री मैंने खरीदी थी कितने की? 52 की। लेकिन बेटा उसकी रिवाइज सेलिंग प्राइस कितनी है? 50 रुपए। उसकी रिवाइज सेलिंग प्राइस है 50 रुपए, यानी वैल्यू गिर गई, वैल्यू गिर गई, और ये वैल्यू ईयर एंड पे गिरी है, वैल्यू गिर गई और ये वैल्यू ईयर एंड पे ही गिरी है, ये वैल्यू ईयर एंड पे गिरी है, नहीं समझे? वैल्यू गिर गई और ये वैल्यू ईयर एंड पे गिरी है, तो ये एडजस्टिंग है, ये वाला हिस्सा एडजस्टिंग है, यानी 52 की चीज है ईयर एंड पे 50 रुपए की हो गई है, 52 की चीज ईयर एंड पर 50 की हो गई है। पक्का? यहां तक क्लियर है? तो वैल्यू एक बार गिर गई, यहां एक बार वैल्यू गिर गई। अब जरा देखो, ईयर एंड के, ईयर एंड हो गया, ईयर एंड के 12 दिन बाद अचानक से हमारे कॉम्पिटिटर का मीटर घूमा। ईयर एंड के 12 दिन बाद अचानक से हमारे कॉम्पिटिटर का दिमाग घूमा 12 जनवरी 09 को, और कॉम्पिटिटर प्राइस वॉर पे उतर आया। कॉम्पिटिटर किस पे उतर आया? प्राइस वॉर पे। उसने 5% प्राइस गिरा दी। तो जब उसने 5% प्राइस गिराई ना, हमने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम 10% प्राइस गिरा के बताते हैं। उसने 5% गिराई थी, हमने कहा हम 10% गिरा के बताते हैं, और हमने प्राइस को 10% गिरा दिया। तो बताओ जो चीज मेरी 50 रुपए की बिकने की थी, अब वो बिकेगी 45 रुपए में, अब वो बिकेगी 45 रुपए में। जो चीज मेरी 50 रुपए की बिकने की थी, जो चीज मेरी 50 रुपए की बिकने की थी, वो अब बिकेगी 45 रुपए में। तो प्राइस और गिरी, प्राइस और गिरी। अकल से सोचो, ये जो मजीद प्राइस गिरी है, अकल से सोचो, ये जो मजीद प्राइस गिरी है, ये ईयर एंड के बाद अचानक से गिरी है। ये जो मजीद 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 प्राइस गिरी है 5 रुपए की, ये ईयर एंड के बाद अचानक से गिरी है। तो इसके होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये नॉन एडजस्टिंग है। क्या है? नॉन एडजस्टिंग है। अब प्रोडक्ट कितने की हो गई? 45 रुपए की हो गई। प्राइस वॉर की जगह वजह से, प्राइस वॉर की वजह से ईयर एंड के बाद प्राइस गिरी 45 हो गई, तो प्रोडक्ट 45 की हो गई। और वाकई फिर 15, इधर देखो, 15 जनवरी 2009 को हमने वाकई इस प्रोडक्ट को सोल्ड कर दिया 45 में। एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बताओ इसमें से कितना एडजस्टिंग है और कितना नॉन एडजस्टिंग है, इसमें से कितना एडजस्टिंग है और कितना नॉन एडजस्टिंग है, इसमें से कितना एडजस्टिंग है और कितना नॉन एडजस्टिंग है, ईयर एंड पे कितना एडजस्ट करेंगे और कितना एडजस्ट नहीं करेंगे। तो सुनो बेटा, ये जो ईयर एंड पर पानी आ गया था रूम में, यानी ईयर एंड पर डैमेज जो हुआ था वो तो ईयर एंड पे हुआ था ना, तो डैमेज होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी। तो बताओ इधर देखो, ईयर एंड पर इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 52 और सेलिंग प्राइस कितनी थी? 50।
कॉस्ट थी 52 और सेलिंग प्राइस थी 50, तो इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर, तो ईयर एंड पर 50 पे रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी पहला वाला वैल्यू का गिरना ईयर एंड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो दूसरी बार वैल्यू गिरी है ना, वो ईयर एंड के बाद अचानक से गिरी है, तो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इंपैक्ट नहीं लेंगे, सिर्फ डिस्क्लोजर लेंगे। सिर्फ क्या लेंगे? डिस्क्लोजर लेंगे। ओके, राइट। और वो अगले साल फिर रिकॉर्ड होगा। यानी जो 5 रुपए का एक और लॉस हुआ है ना, वो नॉन एडजस्टिंग है बेटा, वो ईयर एंड के बाद अचानक से वैल्यू गिरी है। ठीक है, मैं 1 मिनट खामोश हूं, अच्छी तरह इसको देखें, आराम से इस एग्जांपल को देख के सोचें। किसी ने कुछ नोट्स बनाने तो नोट्स भी बना ले। ठीक है जी, बात समझ गए? बात समझ गए? हाँ भाई, बात समझ गए कि बेटा इस बार ईयर एंड पर इन्वेंट्री 50 रुपए पे रिकॉर्ड होगी, 52 और 50 में से लोअर 50 है, तो लोअर 50 पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, और बाद में जो 5 रुपए की वैल्यू गिरी थी ईयर एंड के बाद अचानक से, ईयर एंड के बाद जो अचानक से वैल्यू गिरी थी, वो बेटा नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स पे। बेटा सुने, हम बात कर रहे थे एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स पे। एडजस्टिंग इवेंट्स, मैं फिर से डेफिनेशन एक बार बोल रहा हूँ, वो इवेंट्स होते हैं जो हुए ईयर एंड के बाद हैं और साइन ऑफ से पहले, जो हुए ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले हैं, लेकिन उनके होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती है, उनके होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती है। सही है, तो मैंने पहला एग्जांपल दिया बैड डेट्स का, दूसरा मैंने इन्वेंट्री का एग्जांपल दिया कि इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद कॉस्ट से कम पे बिकी है। सही, अब तीसरा एग्जांपल देखें, तीसरा देखें, fraud discovered after the year end existed at SOFP date, fraud discovered after the year end existed at SOFP date। अब देखो आराम से सुनो यार, ईयर एंड से पहले एक फ्रॉड हो रहा था, आपको सबको पता है कि फ्रॉड होता ही छुप के पर्दे में होता है, फ्रॉड छुप के होता है, तो हो रहा था ईयर एंड से पहले लेकिन नजर नहीं आ रहा था किसी को। अब ईयर एंड पे भी हो रहा था, यानी ईयर एंड पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, ईयर एंड के 15 दिन बाद अचानक से वो फ्रॉड पकड़ा गया। ठीक है, अब बेटा वो डिस्कवर हुआ है ईयर एंड के बाद, लेकिन वो ईयर एंड पर मौजूद था, इसका मतलब ईयर एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, ईयर एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड है, ये एक्सपेंस लास्ट ईयर का है, तो इसको लास्ट ईयर एडजस्ट कर देंगे, इसको लास्ट ईयर एडजस्ट कर देंगे, ये भी एडजस्टिंग इवेंट है, ये लास्ट ईयर का एक्सपेंस है। सोचो, कार्रवाई लास्ट ईयर हुई है, लड़कों ने लास्ट ईयर कार्रवाई की है, पकड़ी गई है अभी। ठीक है, तो ये भी एडजस्टिंग इवेंट है, ऐसे फ्रॉड को भी हम एडजस्ट कर देंगे, ऐसे फ्रॉड और एरर्स को भी हम एडजस्ट कर देंगे, ये भी एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4, कोर्ट केस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड सेटल्ड आफ्टर द ईयर एंड। बेटा हुआ ये कि ईयर एंड से पहले मैंने कुछ डिफेक्टेड गुड्स बेच दी, ईयर एंड से पहले मैंने किसी को कुछ डिफेक्टेड गुड्स बेच दी, और उसने डिफेक्टेड गुड्स खाई, बेचारे को बहुत बुरी तरह डायरिया और क्या क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग, और उसने हम पे केस कर दिया। तो अब ईयर एंड पर ये केस आउटस्टैंडिंग है, ईयर एंड पर केस आउटस्टैंडिंग यानी ईयर एंड पर आउटफ्लो के चांसेस मौजूद हैं, और ईयर एंड के 15 डेज के बाद कोर्ट ने वाकई फैसला सुना दिया कि मुझे पे करना पड़ेगा। तो अब बेटा हमें एक्चुअल अमाउंट ईयर एंड के बाद पता लगा है, अमाउंट ईयर एंड के बाद पता लगा है, लेकिन ईयर एंड पर केस हो चुका था, ईयर एंड पर केस हो चुका था। तो डियर स्टूडेंट, ये भी एडजस्टिंग इवेंट है, ये भी क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है, ये भी एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि इसके होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती है, राइट। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये चीज पढ़ी हुई है। मैं ये कोर्ट केस वाला पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, किसी ने कहा है। कोर्ट केस वाला पॉइंट ये है कि ईयर एंड से पहले हमने कुछ प्रोडक्ट्स बेची थी जो डिफेक्टेड थी,
लोगों ने यूज किया और वो बीमार हो गए और उन्होंने हम पे केस कर दिया, ठीक है। तो अब ये केस लास्ट ईयर हो चुका था, लास्ट ईयर के एंड होने से पहले पहले केस हो चुका था, ठीक है, राइट। यानी ये अब एक्सपेंस लास्ट ईयर का एक्सपेंस है, लास्ट ईयर का गुना ही है, राइट। तो अब ईयर एंड के बाद फिर कोर्ट ने हमें फैसला सुना दिया कि हाँ भाई आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अमाउंट ईयर एंड के बाद पता लगा है, लेकिन था तो ये लास्ट ईयर का ही ना। अमाउंट ईयर एंड के बाद पता लगा है, लेकिन कंडीशन तो लास्ट ईयर एग्जिस्ट करती थी ना, तो इसको भी एडजस्ट कर देंगे, एडजस्टिंग इवेंट है। नोट नंबर 5 नोट नंबर 5 भी वैसा ही है जैसे अभी आपने फ्रॉड और वो एग्जांपल सुनी थी, वही चीज है बेटा। आजकल के दौर में आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। जैसी आपकी परफॉर्मेंस वैसी आपकी पे जैसी आपकी परफॉर्मेंस वैसी आपकी पे, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो बेटा हमने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि अगर आप लोग पूरा साल काम करोगे ना, तो हम आपको प्रॉफिट का 2% देंगे। आप लोग पूरा साल काम करोगे तो प्रॉफिट का कितना मिलेगा, 2%। तो अब लड़कों ने जो पूरा साल काम किया, तो बेटा लड़कों के लिए तो बोनस इनकम है, लेकिन हमारा तो एक्सपेंस है ना। बोनस हमारा क्या एक्सपेंस। मैं अगर अपने एम्प्लॉइज को बोनस या सैलरी दे रहा हूँ, तो मेरे एम्प्लॉय की तो ये कमाई है, लेकिन मेरा तो खर्चा है ना बेटा। तो जब लड़कों ने पूरा साल काम कर लिया, तो मेरा एक्सपेंस ड्यू हो गया। मेरा एक्सपेंस लास्ट ईयर ही ड्यू हो गया था, एक्रू हो चुका था, एक्रू हो चुका था। लेकिन मसला ये है कि वो बोनस का फॉर्मूला क्या था, 2% ऑफ प्रॉफिट्स। बोनस का फॉर्मूला था 2% ऑफ प्रॉफिट्स। हाँ सोचो, बोनस का फॉर्मूला था 2% ऑफ प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स तो ईयर एंड पे पता ही नहीं लगते, क्योंकि अकाउंट्स ईयर एंड के 2 महीने बाद बनते हैं। तो जब अकाउंट्स ईयर एंड के 2 महीने बाद बनेंगे, तो बोनस भी ईयर एंड के 2 महीने बाद ही कैलकुलेट होगा। तो बेटा बोनस का जो नंबर है ना, वो हमें ईयर एंड के बाद पता लगेगा। बोनस का जो नंबर है वो ईयर एंड के बाद पता लगेगा, लेकिन होगा तो वो लास्ट ईयर का ही ना, तो उसको भी लास्ट ईयर एडजस्ट कर देंगे। नहीं समझे? एक मिसाल देता हूँ भाई, 1 मिनट स्केच बना के समझाता हूँ। देखो इधर यार, लड़कों ने काम तो लास्ट ईयर ही कर दिया था ना। लड़कों ने काम लास्ट ईयर ही कर दिया था, लास्ट ईयर ही लड़कों ने काम कर दिया था। तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग या एक्रूवल्स प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। तो जब लड़कों ने लास्ट ईयर ही काम कर दिया था, तो लास्ट ईयर एक्रू हो गया था, तो लास्ट ईयर ही बुक करेंगे ना। बस नंबर पता नहीं लग रहा था, क्योंकि नंबर प्रॉफिट पे डिपेंडेंट था। बोनस था लेट अस से 2% ऑफ प्रॉफिट्स। तो अब ईयर एंड पे प्रॉफिट्स तो कैलकुलेट पता ही नहीं होंगे हमें, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट ईयर एंड के 2 महीने बाद बनती है। तो जब ईयर एंड के 2 महीने बाद इनकम स्टेटमेंट तैयार होगी, तभी प्रॉफिट भी तैयार होगा, तभी बोनस भी तैयार होगा, ठीक है। तो बस ये बोनस कैलकुलेट लेट हुआ है, लेकिन था तो लास्ट ईयर का ही ना। तो इसीलिए लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि लड़कों ने काम तो लास्ट ईयर किया है, लड़कों ने मेहनत मजदूरी तो लास्ट ईयर की है। तो एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, व्हेन दे आर इनकर्ड। सही। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल्स थी, ये कुछ एग्जांपल्स थी, ये कुछ एग्जांपल्स थी, ये कुछ एग्जांपल्स थी एडजस्टिंग इवेंट्स की। तो बेटा एडजस्टिंग इवेंट्स क्या है, मैं फिर बोल रहा हूँ। एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो हुए ईयर एंड के बाद है। एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट है जो हुआ ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले, लेकिन उसके होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती है। उसके होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती है, उसके होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि उसको लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, उसको लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। हाँ बोलो, उसको लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, पक्की बात। बोलो जी। अब आ जाए नॉन एडजस्टिंग इवेंट पे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट एडजस्टिंग का उल्टा है, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो उसके सामने यूं यूं है, यूं है, ठीक है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है, जो हुए ईयर एंड के बाद हैं और साइन ऑफ से पहले हैं। ये वो इवेंट है जो ईयर एंड के बाद हुए हैं और साइन ऑफ से पहले, लेकिन उनके होने की कोई कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो हुए ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले हैं, लेकिन उसके होने की कोई कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। छोटे बच्चों को समझाने के लिए हम लोग ये ऊपर एक वर्ड लिखते हैं, देख लो, पढ़ो। अचानक से।
देखो मैंने क्या लिखा है, अचानक से वर्ड लिखा है ना, यानी बस ये ईयर एंड के बाद अचानक से हो गया, ईयर एंड के बाद अचानक से हो गया, यानी इसकी कोई कंडीशन पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब मैं इसकी मिसाल देना शुरू करता हूँ। इसकी पहली मिसाल है स्टॉक बर्न। भाई ईयर एंड के बाद अचानक से हमारे स्टोर रूम में आग लगी, ईयर एंड के बाद अचानक, ईयर एंड के 1 महीने बाद, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर, हमारा ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर के 1 महीने बाद अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और स्टोर रूम में आग लग गई। तो बेटा इसके होने की तो कोई कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती ना, इसकी तो कोई कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती। सही। नंबर टू क्या है, अर्थक्वेक। ईयर एंड के बाद अचानक से हमारी कोयटा में अर्थक्वेक आया और हमारी कोयटा वाली फैक्ट्री तबाह हो गई। तो बेटा ये भी नॉन एडजस्टिंग है, अचानक से आती है ये आफतें, आफतें तो अचानक से आती है। हाँ, देन उसके बाद नंबर 3, सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सही है बेटा, मेरे पास एक एसेट था, छोड़ दो, मेरे पास स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट थी, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और ईयर एंड के बाद अचानक से मार्केट गिर गई, ईयर एंड के बाद अचानक से किसी ने धरना दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई, कुछ भी हो गई, और ईयर एंड के बाद अचानक से मार्केट गिर गई, तो ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इसी तरह ये जो एक वर्ड होता है इम्पेयरमेंट, बेटा ईयर एंड के बाद अचानक से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, खुदा ना खास्ता, ईयर एंड के बाद अचानक से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी की वैल्यू एकदम गिर गई, तो ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये भी नॉन एडजस्टिंग है। हाँ सही, ये भी नॉन एडजस्टिंग है। ठीक है, इसी तरह नंबर 4, स्ट्राइक बाय लेबर आफ्टर द ईयर एंड। स्ट्राइक बाय लेबर आफ्टर द ईयर एंड, यार ईयर एंड के बाद हमारी लेबर ने अचानक से धरना दे दिया और स्ट्राइक कर दिया, और स्ट्राइक की वजह से लॉसेज होते हैं, लेबर जब स्ट्राइक करती है तो लॉसेज होती है, नॉन एडजस्टिंग। इसी तरह ईयर एंड के बाद कंपनी ने नए शेयर इशू किए, नॉन एडजस्टिंग। ईयर एंड के बाद कंपनी ने नए लोन नोट्स इशू किए, नॉन एडजस्टिंग। एक दो बातें मैंने नहीं लिखी, ओरली सुन लो। ईयर एंड के बाद हमने किसी एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, आईएफआरएस 5 याद है, आईएफआरएस 5। तो ईयर एंड के बाद हमने किसी एसेट को अचानक से हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, तो बेटा ये भी एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, ये भी एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। तो याद रखना बेटा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो है, इवेंट्स हैं जो ईयर एंड के बाद, अचानक से हुए, जो ईयर एंड के बाद अचानक से हुए, जिनके होने की कोई कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती, उनको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट क्या है? सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट को लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं करेंगे, उसको वहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके एंट्री लास्ट ईयर नहीं बनाएंगे, बल्कि लास्ट ईयर सिर्फ डिस्क्लोजर बनेगा, लास्ट ईयर सिर्फ डिस्क्लोजर बनेगा अगर मटेरियल ट्रांजैक्शन होगी तो, लास्ट ईयर सिर्फ बनेगा डिस्क्लोजर अगर मटेरियल ट्रांजैक्शन होगी, अगर मटेरियल ट्रांजैक्शन होगी तो। ठीक है सर, इसको एडजस्ट कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर। सही है। बच्चे ने कहा सर आपने जो आपकी जो स्क्रीन नजर आ रही है उसमें आपने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया है, और उसका नाम है डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड आफ्टर द ईयर एंड। उसमें एक पॉइंट है डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड आफ्टर द ईयर एंड। कर रहा हूं बेटा, अभी डिक्लेयर वो पूरा समझा रहा हूँ, डिविडेंड्स की पूरी कहानी आपको समझा रहा हूँ, ठहर जाओ, समझा रहा हूँ, ये देख लो एक नजर। कर लिया? बोलो। अब जरा डिविडेंड्स की स्टोरी आप लोगों को समझाता हूँ, डिविडेंड्स की स्टोरी आप लोगों को समझाता हूँ, आइए डिविडेंड्स की स्टोरी समझें। देखो डिविडेंड्स की क्या स्टोरी है।
अब सुनो बेटा, ये आपके पास एक अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे एक अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है। हुआ ये कि हमने अगर ईयर एंड से पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए, अगर हमने ईयर एंड से पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए, तो आप लोग बचपन से एक स्टेटमेंट सुनते आ रहे हो अपने टीचर्स की, फिर मैं वो स्टेटमेंट बोल देता हूँ। वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन द एजीएम, once dividend is declared in the AGM, it becomes the current liability of the company. Once dividend is declared in the AGM, it becomes the current liability of the company. तो अगर ईयर एंड से पहले डिविडेंड डिक्लेयर हो गया ना, तो अब तो आपकी ऑब्लिगेशन ईयर एंड से पहले अराइज हो गई। तो आप ईयर एंड से पहले एंट्री ये बनाएंगे, देखें आप एंट्री बनाएंगे रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ओके, तो अब आप इसे ईयर एंड से पहले एडजस्ट कर लेंगे, अब आप इसे ईयर एंड से पहले एडजस्ट कर लेंगे, इसे ईयर एंड से पहले एडजस्ट कर लेंगे। ओके, और आप एंट्री बनाएंगे रिटेन अर्निंग डेबिट, तो रिटेन अर्निंग सोशी में जाएगी, सोशी में से याद है लेस होते थे ऑर्डिनरी डिविडेंड रिटेन अर्निंग के कॉलम में से, और ईयर एंड पर ये डिविडेंड पेएबल भी चले जाएगा। अगर ईयर एंड से पहले डिक्लेयर हुआ है तब, अगर डिविडेंड ईयर एंड से पहले डिक्लेयर हुआ है तब। अब कभी कभार ये लिखा होता है कि डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड आफ्टर द ईयर एंड, यहां डिक्लेयर हुए हैं डिविडेंड्स ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुए हैं। तो याद रखना, अगर डिविडेंड्स ईयर एंड के बाद डिक्लेयर होंगे पक्के नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगर डिविडेंड ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहा है तो वो पक्का नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी डिविडेंड है। ये कौन सा डिविडेंड है? और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना फर्ज नहीं होता, तो ईयर एंड पर इसकी कोई ऑब्लिगेशन थी नहीं, ईयर एंड पर हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। बेटा ये ऑर्डिनरी डिविडेंड्स हैं, और आपने लॉ में पढ़ा हुआ है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कोई फर्ज नहीं होता, तो ईयर एंड पर ये कोई हमारी ऑब्लिगेशन नहीं थी, ईयर एंड पर ये कोई हमारी ऑब्लिगेशन नहीं थी। तो याद रखना, अगर डिविडेंड्स ऑर्डिनरी डिविडेंड्स ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहे हैं तो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो पक्का नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी कोई डबल एंट्री पोस्ट नहीं होगी, कोई डबल एंट्री पोस्ट नहीं होगी। सही, लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी कोई डबल एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ डिस्क्लोजर बनेगा। ठीक है, अब देखो जो बातें बताई हैं वो बच्चों की तरह नीचे इंग्लिश में लिख भी दिए, देख लो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। इफ डिक्लेयर्ड बिफोर ईयर एंड देन वी विल मेक एंट्री एंड एडजस्ट, और फिर क्या लिखा हुआ है, बट इफ डिक्लेयर्ड आफ्टर ईयर एंड देन नो एंट्री इन लास्ट ईयर अकाउंट्स, ओनली डिस्क्लोजर, ओनली डिस्क्लोजर। तो असल चीज है डिक्लेयर, असल चीज है डिक्लेयर। सही, तो अगर डिविडेंड ईयर एंड से पहले डिक्लेयर हो रहे हैं तो फिर आप उसकी एंट्री बनाएंगे, और अगर ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहे हैं तो इट्स प्योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब कान खोलो, चलो जागो बेटा, कुछ नहीं होता यार, रोजे से, रोजा है अल्लाह के लिए, कुछ नहीं होता, उसका अजर हमेशा हमेशा की जन्नत है। अभी यहाँ जान लगाओ, जान लगाओ, चलो चलो। अब एक और वर्ड यूज होता है डिविडेंड्स प्रोपोज्ड, आप लोगों ने सुना होगा कभी अपनी लाइफ में, बेटा ऑडिट पढ़े हुए, शर्म करो, ऑडिट F3 सब पढ़ा हुआ है तुमने। एक वर्ड होता है डिविडेंड्स प्रोपोज्ड, डिविडेंड प्रोपोज्ड, ये क्या वर्ड होता है बताओ, मेरी तरफ देखिए, ये वर्ड क्या होता है? डिविडेंड प्रोपोज्ड का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? ईयर एंड होता है। प्रैक्टिकल लाइफ की स्टोरी सुनो, स्टोरी तो देखो, सुनो। प्रैक्टिकल लाइफ में ईयर एंड हुआ, ईयर एंड के बाद अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंट्स बनने के बाद एक बोर्ड मीटिंग होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है स्टॉक मार्केट के लिए। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स उसको साइन ऑफ करते हैं अकाउंट्स को, और डायरेक्टर्स कंपनी की रिटेन अर्निंग देखते हैं और कंपनी का कैश देखते हैं, कंपनी की रिटेन अर्निंग देते हैं और कंपनी का कैश देखते हैं, कंपनी का पैसा कितना है, कंपनी की रिटेन अर्निंग देखते हैं और कंपनी का कैश देखते हैं कि कंपनी के पास पैसा कितना है, और फिर वो एक डिविडेंड प्रपोज करते हैं। प्रपोज का मतलब वो लोग डिविडेंड रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी नजर में कंपनी को $2 पर शेयर का डिविडेंड देना चाहिए, इतना पैसा पड़ा है।
वापस सुनो, पहले ईयर एंड हुआ, फिर अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंट्स बन के बोर्ड मीटिंग होती है, बंद रूम में बोर्ड मीटिंग होती है, सारे डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, चेयरमैन वगैरह सब। तो उसमें ये लोग कंपनी के हालात को देखकर एक डिविडेंड प्रपोज करते हैं। प्रपोज्ड का मतलब डिविडेंड रिकमेंड होता है, शेयर होल्डर्स के लिए रिकमेंडेशन जाती है कि हमें इतना डिविडेंड देना चाहिए कंपनी को। इस दिन कोई भी एंट्री नहीं बनाता। पाकिस्तान में कितने लड़के जॉब कर चुके हैं, यहाँ आईसीआई में, हर जगह, कहीं भी प्रपोज होने वाले दिन एंट्री नहीं बनती। प्रपोज मींस रिकमेंडेशन, प्रपोज मींस डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन। अब कुछ दिनों बाद अकाउंट्स प्रिंट होते हैं और शेयर होल्डर के घर चले जाते हैं। फिर शेयर होल्डर को एजीएम की इन्विटेशन आती है। फिर शेयर होल्डर के पास क्या आती है, एजीएम की इन्विटेशन आती है। सुनना स्टोरी। अब जब एजीएम शुरू होती है ना, तो एजीएम में बहुत सारे ऊपर डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, ऑडिटर और डायरेक्टर्स, और नीचे शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं, हॉल होता है, सही है। अब उस दिन डिफरेंट मसाइल डिस्कस होते हैं कि भाई कंपनी ने बड़ा ये फिक्स एसेट खरीदना है, क्या ये खरीदना चाहिए, तो लोग वोट देते हैं उसी वक्त। यानी बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिसके वोट दिए जा रहे होते हैं। तो उन्हीं मसलों में से फिर एक मसला, उन्हीं मसलों में से फिर एक मसला डिस्कस होता है डिविडेंड का, और पढ़ के सुनाया जाता है कि डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है डिविडेंड $2 पर शेयर। डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है डिविडेंड $2 पर शेयर। क्या आप सब रेडी हैं, एग्री हैं? तो फिर अगर मेजॉरिटी वोट्स उस पर मिल जाते हैं तो फिर वो डिविडेंड लॉक हो जाता है उस दिन, और उसको बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेयर होना। जब सारे मेजॉरिटी शेयर होल्डर एग्री हो जाते हैं ना, तो उस दिन डिविडेंड लॉक हो जाता है, यानी उस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। और उस दिन के बाद कंपनी यू टर्न नहीं ले सकती, उस दिन कंपनी की करंट लायबिलिटी बन जाती है, बाय लॉ कंपनी की करंट लायबिलिटी बन जाती है। तो असल चीज है डिविडेंड का डिक्लेयर होना, ना कि प्रपोज होना। प्रपोज्ड का जस्ट मतलब ये है रिकमेंडेशन। प्रपोज का मतलब ये डायरेक्टर की रिकमेंडेशन, वो रिपीट, वो चेंज हो सकती है, वो रिवर्स हो सकती है, वो कोई पक्की बात नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ लो, यहाँ एक लाइन पढ़ो, इफ, ये लाइन पढ़ो अच्छी तरह, ये डब्बा पढ़ो। If it is written dividends proposed just before year end, कि year end से पहले सिर्फ डिविडेंड प्रपोज हुए, डिक्लेयर नहीं हुए, सिर्फ प्रपोज हुए, then no entry in last year accounts, only disclosure। पिछले साल के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं बनेगी, कोई एंट्री नहीं बनेगी, कोई एंट्री नहीं बनेगी, कोई एंट्री नहीं बनेगी। हाँ भाई, जहाजेब ने एक सवाल पूछा है कि हाँ प्रैक्टिस यही है, प्रैक्टिस यही है कि जो डिविडेंड प्रपोज होता है वही एंड में डिक्लेयर भी होता है। लेकिन पूरी दुनिया भर की एंट्रीज, पूरी दुनिया भर की कंपनीज की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की तमाम कंपनीज, इंक्लूडिंग जहाजेब तुम्हारी जनरल टायर भी, तुम्हारी जनरल टायर की भी यही प्रैक्टिस है कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसी दिन एंट्री बनती है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है। क्योंकि असल IS 10 में भी ये बात लिखी हुई है कि उस दिन के बाद फिर रिवर्स नहीं हो सकता, उस दिन के बाद से रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो डबल एंट्री डिक्लेयर होने वाले दिन बनेगी। तो प्रपोज की कोई हकीकत नहीं है, असल हकीकत किसकी है, डिक्लेयर की। असल हकीकत डिक्लेयर की है। देखो फिर पढ़ लो, इट इज रिटन, if it is written dividends proposed just before the year end, then no entry in last year accounts, only disclosure। अगर लिखा होगा कि ईयर एंड से पहले डिविडेंड्स प्रपोज्ड हो गए, ईयर एंड से पहले डिविडेंड्स प्रपोज्ड हो गए, तो बेटा कोई डबल एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। प्रपोज्ड की कोई हकीकत नहीं है, असल हकीकत डिक्लेयर की है। तो बेटा देखो, मैंने नीचे फिर एक बात लिख दी है, डिविडेंड्स प्रपोज्ड, ये भी लिख दिया है, इज is just a recommendation by directors to shareholders that company should give this much dividend। आगे क्या लिखा है, इस दिन कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती, कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती है। देखो नीचे एक और बात लिखी है, रियल थिंग इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड। असली चीज है डिविडेंड डिक्लेयर होना, असली चीज है डिविडेंड डिक्लेयर होना, डिक्लेयर होना, असल चीज है डिविडेंड का डिक्लेयर होना, याद रखना, ठीक है। तो मैं फिर 30 सेकंड की खामोशी रखता हूँ। देख लो भाई, ये डिविडेंड का इशू, ये रहा डिविडेंड का इशू आपके सामने।
सही, पक्का। हाँ भाई। अब एक आखिरी इशू रह गया है इस आईएएस का, लास्ट इशू, दिलो दिमाग को हाजिर रख के करना। ये भी आता है एग्जाम में, आ सब सकता है भाई, सब कोर्स का हिस्सा है। एंड दैट इशू इज गोइंग कंसर्न। नाउ लास्ट इशू ऑफ दिस आईएएस इज गोइंग कंसर्न। उम्मीद है आप लोग इतने बड़े बच्चे हो कि आप लोगों को गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा। उम्मीद है कि कंपनी जो अपने अकाउंट्स बनाती है वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बनाती है कि फोर्सेबल फ्यूचर में यानी 12 मंथ्स तक बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा। इस इस सोच के साथ अकाउंट्स बनते हैं, इस सोच के साथ अकाउंट्स बनते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा। सही है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अब हुआ ये, चलो देखो इधर मेरे जरा मार्कर देखना, आप जरा स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे क्या हो रहा है। ईयर एंड से पहले कंपनी अरबपति कंपनी थी, अरबोपति खरबोपति कंपनी यार, पैसा ही पैसा, यहां भी पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। 31 दिसंबर को भी दुनिया की सबसे अमीर कंपनी थी, बहुत अमीर। एक चीज समझानी है इसलिए इस तरह बोल रहा हूँ। ईयर एंड के 1 महीने बाद भी अमीर 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 अमीर, अचानक से, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अचानक से, 31 मार्च 09 से पहले एक बहुत बड़ा अजाब आया। अजाब 31 मार्च 2009 से पहले एक अजाब आया। कोई बड़ी पेनल्टी लग गई, कंपनी से कोई गलती हो गई, पता नहीं क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कोई आग लग गई, और इतना बड़ा अजाब आया कि साफ साफ ये नजर आ गया कि कंपनी का गोइंग कंसर्न स्टेटस खत्म। साफ साफ ये नजर आ गया कि कंपनी का गोइंग कंसर्न का पर्दा उठ गया, कि अब कंपनी 6 महीने में बंद हो जाएगी या कंपनी 8 महीने में बंद हो जाएगी। कंपनी इज नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न, कंपनी इज नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न। तो अब देखो, मेरी आपने स्टोरी सुनी अभी कि ईयर एंड पर हम लोग अरबपति के बच्चे थे, अमीर तरीन लोग थे हम, अमीर तरीन लोग। हम लोग टिश्यू पेपर पे साइन कर देते थे तो चेक पास हो जाता था, जाओ, हमारा इतना नाम था। टिश्यू पेपर पे साइन करते थे, पैसे निकाल आते थे बैंक से, इतने बड़े लोग थे। ऐसी फैमिलीज कराची में मौजूद है जो टिश्यू पे साइन करती हैं और बैंक से पैसा निकल आता है, सीरियसली। तो पॉइंट ये था कि हम ऐसे लोग थे ईयर एंड पे। लेकिन ईयर एंड के बाद अचानक से, मैं वर्ड यूज भी कर रहा हूं, अचानक से अजाब आया और हमारा गोइंग कंसर्न का स्टेटस तबाह। तो अब आईएएस 10 क्या बोलता है बताओ। आईएएस 10 कहता है कि गोइंग कंसर्न एक ऐसी चीज है कि जिसकी ईयर एंड पर कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, ये हर हाल में एडजस्टिंग है। ईयर एंड पर इसके कोई चांसेस हो या ना हो, इसके ईयर एंड पर कोई चांसेस हो या ना हो, ये हर हाल में एडजस्टिंग इवेंट है, ये हर हाल में एडजस्टिंग इवेंट है। तो इसको ईयर एंड पर एडजस्ट कर देंगे, इसको ईयर एंड पर एडजस्ट कर देंगे, इसको ईयर एंड पर एडजस्ट कर देंगे। सही, पढ़ो। इफ कंपनी इज गोइंग कंसर्न स्टेटस इज डिस्टर्ब आफ्टर द ईयर एंड, देन इट इज ऑलवेज, हमेशा, एन एडजस्टिंग इवेंट वेदर और नॉट कंडीशन एग्जिस्टेड एट द एसओएफपी डेट। हर हाल में एडजस्टिंग है ये। यानी अब मैं चलो एक बात बताऊं, जब गोइंग कंसर्न का पर्दा उठता है, थोड़ा ऑडिट की बातें सीख लो। जब गोइंग कंसर्न का पर्दा उठता है ना, तो अब आपके अकाउंट्स ब्रेकअप बेसिस पे बनेंगे। आपके अकाउंट्स अब एनबीवी पे नहीं बल्कि एनआरवी पे बनेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। और बातें बताऊं, जब गोइंग कंसर्न का पर्दा उठता है ना, तो अब बैलेंस शीट में यानी एसओएफपी में करंट एसेट और नॉन करंट एसेट की दो अलग अलग सफे नहीं बनती, करंट और नॉन करंट की अलग अलग सफे नहीं बनती। अब तमाम एसेट्स करंट एसेट्स और तमाम लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज बन जाती हैं। अब तमाम एसेट्स करंट एसेट्स और तमाम लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज बन जाती हैं, तमाम लाइबिलिटीज, क्योंकि अब 12 महीने के अंदर अंदर बिजनेस खत्म होगा ना, अब तो हर चीज रियलाइज होगी और हर चीज पे ऑफ करनी होगी। सही। तो बेटा गोइंग कंसर्न एक ऐसा इवेंट है, गोइंग कंसर्न एक ऐसा इवेंट है कि जिसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती हो या नहीं करती हो, अगर ये ईयर एंड के बाद अचानक से भी हुआ है ना, तो आपको अपने अकाउंट्स रीस्टेट करने पड़ेंगे, नहीं इसको एडजस्ट करना होगा। यानी ये बगैर किसी कंडीशन के एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है, ये बगैर किसी कंडीशन के क्या बन जाता है, एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। सही, सही,
बोलो, गेम समझ गए? तो अब जरा फिर आइए इस पे वापस आओ, एक दो बातें और बताता हूं तुम्हें। तो याद रखना भाई, आई एस 10 किन इवेंट्स में स्कोप क्या है आई एस 10 का? ये उन इवेंट्स में डील करता है जो ईयर एंड के बाद हो रहे हैं और साइन ऑफ से पहले, ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले, ठीक है। और उसमें दो टाइप के इवेंट्स हैं, या तो एडजस्टिंग इवेंट्स होंगे या नॉन एडजस्टिंग होंगे। एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स होंगे, इनका नाम ही बता रहा है, वो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होंगे जो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं होंगे, बल्कि उनका सिर्फ डिस्क्लोजर बनेगा अगर वो मटेरियल होंगे, सही है? ओके। एडजस्टिंग इवेंट्स की क्या डेफिनेशन थी? ये वो इवेंट्स होते हैं जिनके होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती है, सही है। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनके होने की कोई कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती। नॉन एडजस्टिंग इवेंट की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती। शॉर्टकट में, सादा लफ्जों में, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब है अचानक से। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या है? अचानक से कोई चीज हो जाना, अचानक से, सही है। तो ये रही नॉन एडजस्टिंग की एग्जांपल्स और ये रही एडजस्टिंग की एग्जांपल्स, सही सही। अब मैं तुम्हें जरा इंटरव्यू देना सिखाता हूँ, इंटरव्यू देना या एमसीक्यूज भी करना, या कई बार थ्योरी लिखते हुए भी इस पे, इस F8 के अंदर भी आता है, F8 के अंदर भी आईएएस है, IS 10 F8 के कोर्स का भी हिस्सा है। और F7 में भी अगर अचानक से एक आध एमसीक्यू देना चाहे तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, आजाद है यार। F7 में P2 में भी आता है ये, तो कभी कभार ऐसे आ सकता है कहीं भी। सुनो बेटा, आपसे किसी ने इंटरव्यू में बिठा के एक सवाल पूछा, सवाल सुनो। किसी ने आपसे कहा कि ईयर एंड के बाद, बात को सुनना, ईयर एंड के बाद 1 महीने बाद अचानक से हमारी स्टोर रूम में आग लगी और हमारा सारा स्टॉक जल गया। ईयर एंड के बाद हमारे स्टोर रूम में आग लगी और हमारा सारा स्टॉक जल गया। हमारे स्टोर रूम में आग लगी और हमारा सारा स्टॉक क्या हो गया? जल गया। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? अचानक से आग लगी है, ईयर एंड के 1 महीने बाद अचानक से आग लगी और हमारा सारा स्टॉक जल गया। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? आप जवाब क्या दोगे बताओ? आप जवाब दोगे ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बिल्कुल, क्योंकि अचानक से हुआ है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। पूरी बात सुनो कान खोल के, आप जवाब दोगे ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर इस आग लगने की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा लॉस हुआ है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न स्टेटस हिल गया है, कि ये पता लग गया है कि कंपनी इज नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न, तो अभी एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा, पूरे अकाउंट्स रीस्टेट हो जाएंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? मैं फिर बोलूं? मैं फिर बोलता हूं, सुनो। मैंने आपसे सवाल क्या किया कि ईयर एंड के बाद मेरे स्टोर रूम में आग लगी, ईयर एंड के 1 महीने बाद अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी स्टोर रूम में जितना स्टॉक पड़ा था सब जल गया। सवाल, ये एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? जवाब, नॉन एडजस्टिंग है। पहला जवाब आप दोगे नॉन एडजस्टिंग। आप बोलोगे क्योंकि ये आग अचानक से लगी है, ये आग अचानक से लगी है, तो इसके होने की कोई कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, देन दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन साथ एक और बात भी नीचे लिखोगे थ्योरी में, आप बोलोगे कि अगर इस आग लगने से, अब आवाज सुनना, अगर इस आग लगने से इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न स्टेटस हिल गया है, दैट कंपनी इज नो लॉन्गर अ गोइंग कंसर्न, तो अब ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा और पूरे अकाउंट्स रीस्टेट होंगे और ब्रेकअप बेसिस पे बनेंगे, क्योंकि गोइंग कंसर्न एक एडजस्टिंग इवेंट है। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे बताओ? समझ गए?
अब एक बार एक चीज याद आई है, अभी बताता हूँ। F7 के पास्ट पेपर में एक बार ये आया था। F7 के पास्ट पेपर में एक बार ये चीज आई थी। F7 के पास्ट पेपर में एक बार ये चीज आई थी। सुनो, मैं मिसाल दूंगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी तुम्हें। बेटा ये हमारा ईयर एंड है, लेटेस्ट से हमारा ईयर एंड है, और ईयर एंड पर मेरे पास 1,00,000 यूनिट्स पड़े हैं इन्वेंट्री के। 1,00,000 यूनिट्स इन्वेंट्री के पड़े, और उनकी कॉस्ट है ₹100 पर यूनिट। ठीक है, मेरे पास 1,00,000 आइडेंटिकल यूनिट्स पड़े, एक जैसे सेम, यानी सारे 1,00,000 ये मोबाइल पड़े, 1,00,000 मोबाइल ऐसे ही पड़े, 1,00,000 मोबाइल फोन पड़े, सही है। तो आइडेंटिकल यूनिट्स 1,00,000 पड़े, एक ही जैसे, और उनकी कॉस्ट थी ₹100। कॉस्ट कितनी थी? और सेलिंग प्राइस उनकी ₹150 करीब होती थी। ₹100 की कॉस्ट थी, ₹150 की सेलिंग प्राइस थी, सही है। अब ईयर एंड के बाद जब मैंने मार्केट में एक दिन बेचे ना, तो मैंने इसमें से 500 यूनिट बेचे। 1,00,000 में से यूनिट्स कितने बेचे? 500 यूनिट्स, और वो 500 यूनिट बिके, सोल्ड फॉर 85। भाई मेरे पास ईयर एंड पे यूनिट्स कितने पड़े थे? 1,00,000। मेरे स्टोर रूम में 1,00,000 यूनिट्स पड़े थे, और 1,00,000 में से मैंने ईयर एंड पे से ईयर एंड के एक महीने बाद 500 यूनिट बेचे, तो वो बिके 85 के। वो बिके 85 के। तो बेटा ये, और गिरने, वैल्यू गिर गई। ₹100 की चीज 85 की हो गई। ₹100 की चीज कितने की हो गई? 85 की हो गई। और आपका ऑडिटर खामोश है, नहीं, क्वेश्चन खामोश है कि गिरने की कोई वजह इस एक महीने में नहीं है। गिरने की वजह एक महीने में नहीं है, इसका मतलब पहले ही वैल्यू गिर गई थी। गिरने की वजह कोई इवेंट इस एक महीने में नहीं है, इसका मतलब वैल्यू पहले ही गिर गई थी। और वैल्यू जब ईयर एंड पे गिर गई थी तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। वैल्यू जब ईयर एंड पे गिर गई थी तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि वैल्यू गिरने की कोई वजह बीच में नजर नहीं आ रही। वैल्यू गिरने की कोई वजह भी बीच में नजर नहीं आ रही, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट होगा। लेकिन बेवकूफों, सिर्फ 500 यूनिट की एडजस्टमेंट नहीं करना, 500 यूनिट की सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं करना, पूरे 1,00,000 यूनिट एडजस्ट होंगे। क्योंकि 500 यूनिट ने तो हमें इशारा दिया कि माल की वैल्यू गिर गई है, चेक करो सबको। नहीं समझे भाई? उसी रूम में सारे आइडेंटिकल यूनिट्स पड़े थे, 1,00,000। तो मैं उसमें से 500 यूनिट निकाल के बेचे, तो वो 500 यूनिट उसी रूम में से तो निकले थे, इसका मतलब बाकी यूनिट्स की वैल्यू भी गिर गई है। बेवकूफों, नहीं पता, नहीं समझ रहे भाई। आज मेरे घर पे बिरयानी की देग आई। अरे यार, रोजे में ऐसी बातें कर रहा हूं, पल्ला सब नाराज हो गए। आज मेरे घर पे बिरयानी की देग आई। तो मेरा पहले एक कजन आया ना, तो मैंने उसी बिरयानी की देग में से उसको एक प्लेट निकाल के मैंने कहा ये ले खा। वो खाया और उसी वक्त लेट गया, खाते ही उसी वक्त लेट गया। तो इसका मतलब पूरी बिरयानी की देग में डाउट हो गया ना यार, उसी देग में से तो निकाल के खिलाया उसे। नहीं समझे? और भाई सारे यूनिट्स पे क्वेश्चन मार्क लग गया, सेम यूनिट्स है। तो उसने ईयर एंड पर सारे यूनिट्स की एडजस्टमेंट करवाई थी। एक बार F7 में एक पास्ट पेपर में ऐसा आया था। अब क्या करूं यार, तुम लोग का दिमाग नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? बिरयानी की एग्जांपल समझ में आ गई? अब यहां तक बातें समझ गए आप लोग? अच्छा, मैंने एक बात आपको ऊपर बोली थी कि ईयर एंड के बाद अगर अचानक से किसी एसेट का हेल्ड फॉर सेल HFS का क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। ईयर एंड के बाद अगर किसी एसेट का हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट हो जाए, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। प्लीज बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं। वैसे ये चीज F3 से रिलेटेड है, लेकिन यार एग्जामिनर इतना जालिम है ना कि कहीं भी किसी भी चीज में क्वालिफिकेशन में कुछ भी घुसा देता है यार, कुछ भी घुसा देता है कहीं भी। एक्सपेक्ट नहीं किया होता किस लेवल का पेपर दे रहा है और क्या चीज पूछ लेता है वो। तो वैसे हम लोग ये चीज F3 में पढ़ाते हैं,
लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डिविडेंड का मैं आपको एक प्रैक्टिकल सवाल बना के देता हूँ, आप मुझे बताएं, ठीक है? एक सवाल बना के देता हूँ, देखो सुनो। चलो ये देखो बेटा, ये एक हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है? ये है 1 जनवरी 08 और ये है 31 दिसंबर 08। हाँ भाई, अब देखो, पिछले साल के एंड पर एक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। पिछले साल के एंड होने से पहले पहले एक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 700 रुपए का, और वही डिविडेंड पे हुआ है इस साल। इस साल पे हुआ है वो फेब 2008 में पे हुआ है, पेड, ठीक है? फिर इस साल के मिड में 1 जुलाई 2008 को एक वर्ड यूज कर रहा हूं, शायद तुम लोगों को पता हो, इंटरिम। इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है, एक इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है 1200 रुपए का। फिर इस साल के एंड होने से पहले पहले फाइनल डिविडेंड, एक फाइनल डिविडेंड जो है ना, वो प्रपोज्ड हुआ है 500 रुपए का। फाइनल डिविडेंड प्रपोज हुआ है, जो कि पे होगा बाद में अगले साल, कभी अगले साल वो 500 रुपए पे होगा। सही है? यहां ईयर एंड से पहले प्रपोज हुआ है। अब आपसे रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि ये वाला जो साल है ना, ये वाला जो साल नजर आ रहा है 31, इसकी सोशी में, सोशी का नाम सुना है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोशी होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एक रिटेन अर्निंग का कॉलम होता है, तो उसमें आप लोग लिखते थे ना, ओपनिंग रिटेन अर्निंग, एड पैट, पैट ऐड करते थे और लेस करते थे उसमें ऑर्डिनरी डिविडेंड्स, लेस करते थे ऑर्डिनरी डिविडेंड्स। याद है? सोशी में से लेस करते थे। बताओ बेटा, हमारे इस साल का जो सोशी बनेगी, ये क्वेश्चन आपके सामने, मैं और जरा छोटा सा कर देता हूँ। हाँ, अब क्वेश्चन आपके सामने है भाई। 1 जनवरी 08 से पहले लास्ट ईयर एक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 700 रुपए का, जो पे इस साल होगा। इसी साल के मिड में एक इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड का मतलब कई बार कंपनी साल के बीच में इतना कमा लेती है कि ईयर के बीच में डिविडेंड देती है, तो वो डिक्लेयर भी ईयर के बीच में ही होती है और पे भी ईयर के बीच में ही होता है। वो डिक्लेयर भी ईयर के बीच में होता है और पे भी ईयर के बीच में ही होता है। सही है? तो इंटरिम डिविडेंड दिया 1200 का, और ईयर एंड से पहले कुछ डिविडेंड प्रपोज किए दिसंबर 08 से पहले 500 रुपए के। आप मुझे बताएं, इस साल की सोशी में कितना जाएगा और इस साल के कैश फ्लो में, एसओसीएफ में कितना जाएगा? हमारी सोशी में कितने डिविडेंड जाएंगे और एसओसीएफ में कितने जाएंगे? बताएं, आप लोग मुझे मैसेज करें। सोशी में कितना डिविडेंड जाएगा और एसओसीएफ में कितना जाएगा? सही है, मेजॉरिटी आंसर सही आए हैं। बेटा देखो, सोशी में जाएगा 1200। सोशी में कितना जाएगा? 1200। अब बच्चा कह रहा है कि सर वो जो पिछले साल वाला 700, वो बेटा पिछले साल के एंड होने से पहले डिक्लेयर हुआ है। वो पिछले साल के एंड होने से पहले डिक्लेयर हुआ है ना, तो वो पिछले साल की सोशी में गया होगा ना, पिछले साल उसकी एंट्री बनी होगी यार। इस 700 रुपए की एंट्री पिछले साल बन गई होगी। रिटेन अर्निंग डेबिट की इसकी एंट्री पिछले साल बनी होगी, तो वो लास्ट ईयर की रिटेन अर्निंग में जाएगा 700। ठीक है? अच्छा, इस साल एक 1200 रुपए के डिविडेंड इसी साल के अपने वो चले जाएंगे, और ईयर एंड पे जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर नहीं हुआ, सिर्फ प्रपोज्ड हुआ है। ईयर एंड वाला डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ क्या हुआ है? प्रपोज्ड हुआ है, सिर्फ प्रपोज्ड हुआ है। तो ईयर एंड वाला जो डिविडेंड है ना बेटा, वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। हाँ, अगर अगले साल जब वो डिक्लेयर होगा तो अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा। सही है? तो सोशी में सिर्फ 1200 जाएंगे,
और एक बात बताऊं, कैश फ्लो में क्या जाएगा? कैश फ्लो में प्योर पैसों का आना और जाना, कैश फ्लो में प्योर पैसों का आना और जाना होता है ना। तो बताओ एक मिनट, कितना ये पिछले साल के 720 इसी साल पे हुए हैं, ये देखें, पिछले साल के 720 इसी साल पे हुए हैं, ये भी इसी साल ये पे हुआ है, और ये 1200 भी पे हुआ है। तो 700 और 1200 1900, 1900 कैश कैश फ्लो में जाएगा, कैश फ्लो में 1900 का अमाउंट 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 जाएगा। सही। हाँ भाई। हाँ जी। अगर बोलो तो मैं तुम्हें अभी इस आईएएस का एक टेक्निकल चीज पढ़ाऊं, लेकिन वो मुश्किल चीज है, वो कभी F7 किसी एक बार आईसीडब्ल्यू में आई है, वो आईसीडब्ल्यू की किट में मौजूद है और कहीं नहीं है। लेकिन नॉलेज के लिए ऐसे ही सीख लो, लेकिन बहस नहीं करना, ज्यादा बहस बहस अलाउड नहीं होगी। सिर्फ एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, वैसे मैं नॉर्मली नहीं बताता हूँ ये बात। एक एक्स्ट्रा किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें, क्योंकि अब 15 मिनट रह गए नमाज में, तो सुन लो, क्या पता लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ जाए। इंटरव्यू टेबल पे जलील भी करते हैं, बहुत हंसते हैं फिर सब मिलके। किस्सा क्या है कि बेटा, ये हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, सुनना किस्सा सुनना। 31 दिसंबर 08 हमारा ईयर एंड है। आज मुझे एक जमीन एक बंदे को बेचनी थी। किस्सा गौर से सुनना, टेक्निकल किस्सा है, ये आम किस्सा है ही नहीं, पहले बोल रहा हूं। मुझे आज अपनी एक जमीन एक बंदे को बेचनी थी। तो मैंने कहा यार प्लीज ये जमीन खरीद लो। उसको जमीन के अंदर से कुछ स्पेशल पानी या जमीन के अंदर से मिनरल्स निकालने थे। वो जमीन इसलिए खरीद रहा था कि उसको लग रहा था इस जमीन के नीचे मिनरल्स हैं। तो उसने मुझे ईयर एंड पे डील किया हुई डील सुने, ईयर एंड पे डील सुने। उसने कहा मुस्तफा भाई, मैं ये जमीन आपसे एक शर्त पे खरीदूंगा, मैं ये जमीन आपसे एक शर्त पे खरीदूंगा कि मैं इस जमीन में डिगिंग करूंगा। 500 फीट नीचे जाऊंगा जमीन के 500 फीट नीचे जाऊंगा। अगर वो मिनरल्स निकल आए तो खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। वापस सुन लो, जाग जाओ बेटा, बड़ी काम की एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, आईसीडब्ल्यू की किट में लिखी हुई एग्जांपल, और किसी क्वालिफिकेशन में अभी तक ये नहीं आई, शायद आई कैप में आई है, आई कैप में भी आई है ये। मैंने ईयर एंड पर एक बंदे को जमीन बेची, जिसको बेची उससे डील क्या हुई? उसने कहा भाई मुस्तफा भाई, मैं आपकी जमीन में डिगिंग करूंगा 500 फीट, अगर जमीन के अंदर से वो मिनरल्स निकल आए तो मैं खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। उसने डिगिंग शुरू की, और ईयर एंड के बाद, ईयर एंड पे नहीं, ईयर एंड के बाद वाकई जमीन से वो निकल आया, मिनरल्स, मिनरल्स निकल आए, जमीन से मिनरल्स निकल आए। बताओ ये एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? ईयर एंड पर मैं अपने सेल बुक करूंगा अपनी जमीन की या नहीं बुक करूंगा? इसका जवाब है नो, नहीं। ईयर एंड पर सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि सेल किस चीज पर डिपेंडेंट थी? मिनरल्स पे। सेल्स डिपेंडेंट किसके ऊपर थी? मिनरल्स पे डिपेंडेंट थी। सेल्स मिनरल्स पे डिपेंडेंट थी, और मिनरल्स का ईयर एंड पर कोई कंफर्मेशन थोड़ी थी। वो तो ईयर एंड के बाद अचानक से पता लगा है, ईयर एंड के बाद अचानक से पता लगा है। यानी सेल्स ही एग्जिस्ट नहीं करती थी ईयर एंड पर, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किस कंडीशन पे डिपेंडेंट था? कि जब मिनरल्स निकलेंगे, और मिनरल्स तो ईयर एंड पे थे ही नहीं। मिनरल्स कहां थे? मिनरल्स ईयर एंड पर नहीं निकले थे, ईयर एंड के बाद निकले, 1-2 महीने बाद। तो दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसका जवाब है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये आईसीडब्ल्यू की किट में मौजूद है सवाल, पक्का। अब इसी सवाल को एक और तरीके से पूछा जाता है। ये सवाल तो हो गया कि मैंने आपको बोला कि जमीन आप मुझसे खरीदेंगे कब? जब जमीन से गोल्ड निकलेगा, और ईयर एंड के 1 महीने बाद वाकई गोल्ड निकल आया। लेकिन ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, क्योंकि ईयर एंड पर गोल्ड नहीं निकला था, यानी ईयर एंड पर सेल हुई नहीं थी, क्योंकि वो डिपेंडेंट ही गोल्ड पे थी, और गोल्ड ईयर एंड पे नहीं निकला था। सही। अब इसी का एक और सवाल भी आता है। यही सवाल वो एक और स्टाइल में पूछता है
ये मसाइल वाली बातें हैं, ये नॉर्मल बातें नहीं है, प्लीज अब इसको वो मत समझना ये आइए बच्चों वाली बातें होंगी। ईयर एंड पर मैंने एक बंदे को बोला मैं तुम्हें अपनी जमीन 5 करोड़ में बेच रहा हूं। कितने बेच रहा हूं? 5 करोड़ में। पक्का 5 करोड़ में डील हो गई। यहां फिर सामने वाले ने बोला मैं इसको खुदाई करता हूं, अगर इसमें से गोल्ड निकल आए तो तुम्हें 7 करोड़ दूंगा। 5 करोड़ में ईयर एंड पे बेच दिया जगह, 5 करोड़ में तो बेच दी, 5 करोड़ में बिक दी। और उसने बोला मैं इसमें खुदाई करता हूं, डिगिंग करता हूं, अगर 100 फीट नीचे से सोना निकल आया ना तो फिर मैं आपको 5 की जगह 7 करोड़ दूंगा। यानी 5 तो मिलेंगे, सेल हो गया, एग्रीमेंट हो गया है। अब वाकई ईयर एंड के बाद उसने डिगिंग की और सोना निकल आया, तो अब वो मुझे 7 करोड़ देगा ना। तो अब ये इवेंट एडजस्टिंग इवेंट है। अब ईयर एंड पर मैं 7 करोड़ एडजस्ट करूंगा, क्योंकि सेल एग्जिस्ट करती थी, सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था। इससे पहले सेल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, इससे पहले तो सेल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। तो ये बड़ा टेक्निकल दो मसाइल हैं कि पहला वाला जो केस सुनाया था वो नॉन एडजस्टिंग था क्योंकि सेल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और सेकंड केस में सेल एग्जिस्ट करती थी। तो सेकंड केस इज एडजस्टिंग इवेंट, सेकंड केस इज एडजस्टिंग इवेंट। ये आईसीडब्ल्यू की पास्ट पेपर में नहीं, आईसीडब्ल्यू की किट का सवाल है, और आई कैप के अंदर भी किसी किट में है, और आईएफआरएस बॉक्स या किसी ऐसी वेबसाइट पे मसाइल में भी ये चीज गिवन है। तो याद रखना कि पहले केस में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो ये नॉन एडजस्टिंग था, और दूसरे केस में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, सेल हो चुकी थी, दूसरे केस में सेल हो चुकी थी, 5 करोड़ में चीज बिक चुकी थी, बिक गई है, सिर्फ प्राइस डिसाइड होना बाकी थी, सिर्फ प्राइस डिसाइड होना बाकी थी। तो ऐसी सूरत हाल में अब वो जो गोल्ड निकल आया ना तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा, क्योंकि सेल हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था। ठीक है, याद रखना। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आप लोगों को मुझे कुछ और आईएएस भी रिवाइज कराने, F7 के बच्चों को भी कराने। जो IAS 21 मैंने कहा था मैं रिवाइज कराऊंगा, वो क्या था, फॉरेन एक्सचेंज का, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, और IAS 41 गाय बकरों वाला, IAS 41 गाय बकरों वाला IAS भी रिवाइज करेंगे। 37 का भी मैंने कहा था, कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि 37 रिवाइज करा दें, कुछ ने 36 की भी रिक्वेस्ट की थी, एक दो ने। तो इंशाल्लाह अभी इन कमिंग डेज में कराऊंगा। टाइम शायद मैं ये 4 बजे का रखूं या एक, क्योंकि वेबिनार बेटा बिजी है, वेबिनार का प्लेटफॉर्म सब यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ, सर सुभान भी नॉन स्टॉप यूज कर रहे हैं, सर शफी भी यूज कर रहे हैं, तो सब यूज कर रहे हैं वेबिनार का प्लेटफॉर्म। तो और प्लेटफॉर्म एक ही है, यानी समझ लो वेबिनार का प्लेटफॉर्म एक कमरा है, एक रूम है, और एक रूम के पीछे बहुत सारे टीचर पड़े हुए हैं अपना। तो अब और है भी, ये फ्री का रूम होता नहीं है, पेड पेड रूम है जो हमने पेड खरीदा हुआ है। तो अब मेरे पास एक टाइम और मेरे जहन में आ रहा है कि मैं सहरी के वक्त, जो सहरी के 5 बजे, सहरी करते ही नमाज पढ़ी फजर की, और 5 बजे का टाइम होता है ना, उस टाइम जान भी बहुत होती है, फुल खाया पिया हुआ होता है, एकदम तगड़े होते हैं, पिया हुआ भी होता है। तो और नींद भी मेरे ख्याल से 5 बजे एकदम सबको नहीं आती। तो अगर हम सुबह के 5 से 7 भी क्लास रखें ना, तो वो एक फ्रेश टाइम होता है, नहीं उस टाइम बंदे को भूख नहीं लग रही होती। जैसे अभी इस वक्त तो थोड़ा एक दिमागी तौर पे बंदा यूं सोच ही रहा होता है कि मेरा पेट खाली है, लेकिन सहरी के फौरन बाद का टाइम जॉब वालों के लिए भी कोई इशू नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है, कैसे कैसे हो। 5 बजे से 6:30 या 5 से 7 के टाइम में किसी को जॉब का भी इशू नहीं है, पेट भी भरा हुआ होगा, जान भी फुल होगी। तो मेरे जहन में टाइम है, तो मैं आप लोगों को फिर कम्युनिकेट करता हूँ, सही है। अच्छा, ये वाली फाइल जो अभी मैंने पूरी लिखी है आपको मैं व्हाट्सएप पे सबको भेज रहा हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और खूब इबादत करें, तरावी वगैरह सब पढ़ें, जान लगा के रोजा वगैरह पूरे रखें, ठीक है। और इफ्तार के वक्त खूब दुआएं भी करें। अल्लाह हाफिज।